तो आ जाओ जी। तो आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और आप लोग इसको प्यार से फेमा के नाम से जानते हो। आपके सेकंड बुक का जो 30 नंबर का आपका सिलेबस है, उसमें से ये वाला चैप्टर है। अप्रोक्सीमेटली तो मान के चलो ये 15 नंबर का तुम्हारे पेपर में आएगा। कितने का आ रहा है? 15 का। 30, 10, 20, कुछ 15 नंबर के आसपास का ये चैप्टर तुम्हारे पेपर में है, फेमा। और जितने चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, जितने भी चैप्टर है, उन सारे के सारे चैप्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर ये फेमा का है। एक मैंने हल्की सी इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी, जिसको मैं अभी मतलब बेकार कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से आज बिल्कुल शुरू से ही बताऊंगा, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारे फेमा स्टार्ट है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में जब आया, तो सर ये फेमा एक्ट का मतलब क्या है? तो पहले आपको जाना पड़ेगा थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, पहले वर्बली देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे अ, अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, ये नोट्स ऐसे लिखे हैं, अगर ये भी पढ़ लिया ना तो भी आपका काम ओके है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। जो मैंने आपको इसके साथ में दूसरे नोट्स भेजे हैं बुक वाले, वो आपको पूरे कर दो। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 क्या है, ये अभी नहीं बता रहा। सबसे पहले कि भाई जो है फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब, मैंने जैसे हमारी कंट्री की करेंसी हमारे देश में चलती है, वैसे जब हम बाहर के देश से कुछ सामान खरीदते हैं बेचते हैं, तो वहां पर यूएस डॉलर जो कि वर्ल्ड करेंसी है उसका एक्सचेंज हो। क्लियर है? अब हमारे पास क्या है, एक ना फॉरेन करेंसी का ये रिजर्व है। जैसे कि ये बॉटल है, ये बॉटल में पानी भरा पड़ा तकरीबन 75%। 1 लीटर की बोतल मान लो, ये वैसे एक से ज्यादा की है। 1 लीटर की पानी की बोतल है, इसमें तकरीबन 700 ml का पानी भरा पड़ा है। और मान लो मेरी 5-6 घंटे की क्लास है और इतना पानी मेरे पास है, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। भाई आधा घंटा पढ़ा है, फिर 2 घूंट पी लिए, आधा घंटा पढ़ा है, 2 घूंट पी लिए, मतलब ये मेरे लिए कम नहीं है। लेकिन मान लो अभी मेरी 5 घंटे की क्लास है, और आप में से कोई, ये सौरभ भाई उठे और सौरभ भाई ने 3 घूंट मार लिए, पानी इतना रह गया। कुणाल भाई उठे, उसने 3 घूंट मारे, पानी इतना रह गया। पीछे से आप उठे, इतना थोड़ा पिया, इतना रह गया, फिर इतना रह गया। अब मेरी ना टेंशन जो है वो बढ़ती जाएगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरे पास ये लास्ट पानी की बोतल, बाहर भी नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं, कहीं नहीं मिलने। तो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, वैसे वैसे मेरी चिंता जो है वो पानी की बोतल की बढ़ती जाएगी। यार 6 घंटे की क्लास लेनी है, पानी मेरे पास है नहीं, और काम भोगने का है पूरे दिन। ऐसे ही ना हमारे भारत का ये बहुत ही वाहियात एग्जांपल जो मैंने दिया है, इसको मैं लेकर जाता हूँ हमारे भारत के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व से। जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो रिजर्व जब हम 1947 की बात करते हैं ना, जब हम आजाद हुए थे, तो उस समय वो रिजर्व कुछ था ही नहीं। मतलब हमारे पास बिल्कुल भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता नहीं था। अब आजादी से पहले की मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूं आपको। पता है, हम आजाद होने का हमारा बहुत बड़ा कारण वर्ल्ड वॉर 2 भी था। क्यों वर्ल्ड वॉर 2 हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और जापान ने ब्रिटिश को बहुत ज्यादा, हालांकि ब्रिटिश जीत गई थी, लेकिन ब्रिटिश जो है वो इंसॉल्वेंसी के कगार पर पहुंच गई थी। ब्रिटिश पे पैसा, इंग्लैंड पे पैसा नहीं बचा था। ऊपर से हमारे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस बहुत तगड़ा उन्होंने काम किया था। फॉरेन कंट्रीज से जो उन्होंने आ, उनसे मुलाकात की हुई थी, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हमारे इंडिया की बनी हुई थी। अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि भाई अब इस कंट्री में हमारा तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। दूसरी बात, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। ठीक है, अब उनके पास पैसे वैसे थे नहीं, तो उन्होंने क्या करा, हमारे इंडिया से जाने से पहले, 47 में जाने से पहले, मार्च 47 में फेमा का पहले पुराना वाला वर्जन, जिसको आप कहते हो फेरा, वो बनाया, फॉरेन एक्सचेंज
रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंदर बनाया। अब उन्होंने तो एक्ट बना दिया और इसी बीच में क्या हुआ, 2-3-4 महीने बाद भारत हमारा आजाद हो गया। और जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पर, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज के नाम पर शून्य, कुछ भी नहीं। अब बताओ ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें। तो हमारे जो अप्रोच रहा उस समय की गवर्नमेंट का, वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट अप्रोच था। स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच था फॉरेन रिजर्व को लेते हुए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर चीज पर बैन कर दिया जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की डिमांड करता था। सीधी बात, उन्होंने कहा भाई हमारे पास, क्योंकि इतना सा यही पानी की बोतल वाला जो मैंने हिसाब बताया, इतना रिजर्व पड़ा हुआ है। अब क्या है, उन्होंने ऐसे रूल बनाए, इतना तगड़ा रूल बनाया कि कोई बंदा विदेश घूमने जा रहा है, मना कर दिया जी आपको फॉरेन एक्सचेंज हम लोग नहीं देंगे। कह रहे यही घूमो, कश्मीर है, ये सब है, वहां क्या करोगे आगे। कोई बंदा पढ़ने जा रहा है तो मना कर दिया। कहता हमारे यहाँ देखो नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी, हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पढ़ो, बाहर के ऐसी की तैसी कराओगे जाके। कोई कह रहा है जी हम बीमार है, तो ये रहा एम्स, एक आधा, ये रहा हॉस्पिटल सफदरजंग, ये रहे आरएमएल हॉस्पिटल, वहां जाओ। विदेशों में क्या है, उन्हीं लोगों ने हमसे वो किया, मतलब कि कुल मिलाकर जो विदेश की करेंसी मांगता था उसको गुंडई की नजरों से देखते थे, उसको चोर की नजरों से देखते थे, उसको बहुत गलत नजरों से देखते थे गवर्नमेंट वाले। क्यों, हमारा रिजर्व क्या हो जाएगा। और मान लो यहीं पर पानी का पूरा टैंकर लगा पड़ा है मेरे बगल में, मशीन नहीं होती, और अब आप उठ के पूरी बोतल भी पी जाओ, मुझे कोई फर्क पड़ेगा, बशर्ते मेरा पानी का टैंकर भरा होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो बड़ा स्ट्रिंजेंट लॉ था, और उस लॉ के अंदर ना पेनल्टीज भी थी। पेनल्टी में इम्प्रिजनमेंट थे, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल। अगर आपने कोई छोटी मोटी फॉरेन एक्सचेंज में गड़बड़ी करी, बड़ी गड़बड़ करी, आपको जेल जाना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज थी, मतलब लगभग लगभग सारी फॉरेन वाली ट्रांजेक्शन्स पे प्रोहिबिशन था। क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, 1973 में जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, उसने फेमा सॉरी जो फेरा है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस किए, थोड़ा सा लिबरल किया। मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ा सा लिबरल, इतना सा लिबरल किया बस। उन्होंने कहा भाई आपको अगर पढ़ने वढ़ने जाना तो जा सकते हो, मेडिकल के लिए जाना तो जा सकते हो, एक दो चीजों पे और छूट दे दी, इसके अलावा और किसी चीज पे छूट, उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा, नेगेटिव इंपैक्ट था। ऑल वेल, 1991 में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी उस समय पर हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम पर हमारे पास बस 7 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ था। कितने दिन का, 7 डेज। मतलब अब हम लोग थोड़े दिनों में क्या होने वाले थे, दिवालिया होने वाले थे। तो अब आप लोग जानते हो ना, फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के मनमोहन सिंह ने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे। आपने 12th में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, एलपीजी। तो लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया। तो बहुत सारे बदलाव उस समय पर किए गए। फॉरेन एक्सचेंज जो रेगुलेशन एक्ट है, एक्ट नहीं बदला, एक्ट के अंदर बदलाव किए, थोड़ा सा और हल्का फुल्का बनाया, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ही था। फाइनली 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक पूरा का पूरा नया एक्ट आया जिसको हम कहते हैं फेमा एक्ट 1999। ऑल वेल, तो ये जो फेमा एक्ट 1999 आया, उस एक्ट ने असल में बिल्कुल सही गवर्नमेंट को अप्रोच दिया कि आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए क्या क्या सही रणनीति और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अब बिलीव नहीं करोगे, आज की डेट में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है ना, उनके बराबर है। मतलब आज हमारे साथ कोई युद्ध कर ले, हम उसकी ऐसी की तैसी कर लेंगे। 1991 में अगर पाकिस्तान को भनक हो जाती ना, या अगर वो हमारे पीछे पड़ जाता, तो शायद मतलब हमारे ऊपर पाकिस्तान बहुत तगड़ा मतलब कुछ कर सकता था, क्योंकि हमारे पास डिफेंस के लिए वेपन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। कुछ आ रहा समझ में। तो असल फेमा एक्ट जब आया ये 99, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आया।
और उससे हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ता गया। और 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 91 में क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर, मनमोहन सिंह के आने के बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और बढ़ा। ऐसा ऐसा नहीं है कांग्रेस ने काम नहीं किया, काम बहुत किया, लेकिन क्रेडिट क्यों नहीं है, क्योंकि थी वही गवर्नमेंट, तो काम वही करेगी ना, या कोई और करेगा। उन्होंने कोई एहसान नहीं किया काम करके, हालांकि बहुत लेट काम किया उन्होंने। तो ये पूरा का पूरा एक्ट जो है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ तक समझ में आया, एक हिस्ट्री समझ में आई जो मैंने अभी हिस्ट्री दी है। तो पुराने और नए में फर्क क्या है, फिर आप सब बता रहे हो हिस्ट्री, फर्क क्या है। पुराने में जेल हो जाती थी, नए वाले में जेल नहीं है। नए वाले में क्या, पेनल्टी है अगर आप कोई गड़बड़ करते हो। पुराने वाले में बंदे को बड़ी गंदी नजरों से देखा जाता था। अगर वो फॉरेन एक्सचेंज मांगने आ जाए ना, जैसे कोविड में नहीं होता, अचानक से किसी ने पाँव छू लिए तो बंदा दूर भाग जाता था, गंदी नजरों से देखते थे जो सड़कों में घूम रहा है, जबकि वो गलत नहीं था, वो तो मजबूर था, मान लो कोई सामान लेने जा रहा है, मजबूर है, लेकिन उस समय बहुत गंदी नजरों से देखते थे। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आई बात समझ। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर कह रहा जैसे हमारी कंट्री की करेंसी हमारे देश में चलती है, वैसे जब हम बाहर के देश से कुछ सामान खरीदते हैं बेचते हैं तो वहां पर कौन सा चलता है, यूएस डॉलर। ठीक है, वहां पर चलता है हमारा यूएस डॉलर, जो कि वर्ल्ड करेंसी होती है। कह रहा है दिस एक्ट इज मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन, रुपी टू डॉलर एंड डॉलर टू रुपी। ये एक्ट कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये मैनेजमेंट करता है डॉलर से रुपी में और रुपी से डॉलर में। आपको बता दूं ये एक्ट आपसे कुछ मांगता नहीं है, कोई पैसे थोड़ी मांगता है। जैसे इनकम टैक्स है, वो आपसे क्या मांगता है, टैक्स। जीएसटी आपसे क्या मांगता है, टैक्स। ये आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, पूरे चैप्टर में याद रखना, ये वाला एक्ट आपसे मात्र डिस्क्लोजर मांगेगा। जब भी आप कोई फॉरेन की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपसे ये वाला एक्ट क्या मांगने वाला है, डिस्क्लोजर मांगने वाला है, नथिंग एल्स। क्यों डिस्क्लोजर मांग रहा है, अरे उनको पता है अगर डिस्क्लोजर नहीं देंगे ना तो ये हवाला के सारे काम करेंगे। हवाला जानते हो, पैसों का लेन देन, हेर फेर। तो वो कहते हैं सर हमें डिस्क्लोजर दे दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, बाकी तो दूसरे एक्टों से हम आपसे ले ही रहे हैं। यहाँ बस ये बता रहे हैं कि आप फॉरेन एक्सचेंज में फेमा एक्ट में कवर्ड हो या नहीं है, उसके लिए सारे रूल्स, और आपको बोल दिया आप हमें डिस्क्लोजर दोगे, दैट्स इट। क्लियर है। तो दोबारा से पढ़ रहा हूं, कह रहा दिस एक्ट इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन, रुपीज टू डॉलर एंड डॉलर टू। अब हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऑफ दिस चैप्टर। देखो ये चैप्टर असल में तो बहुत बड़ा है, आपके इस चैप्टर में टोटल 49 सेक्शंस है। फेरा के अंदर 81 सेक्शंस हुआ करते, तो देखो सेक्शंस में भी थोड़ा सा क्या किया इन्होंने, कम किया। तो भी आपको वो पूरे 49 सेक्शंस नहीं पढ़ने। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो इंटर वालों को सिलेबस दिया है, उसमें दिया है मीनिंग ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और एक पेनल्टी इंपोज एंड एडजुडिकेशन प्रोसेस। ये अभी यहां से आईसीआई ने ये टॉपिक क्या कर दिया, ये हटा दिया। तो आपको मेनली क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन। थोड़ा सा मैंने पिछली बार ही बताया था ना, उसको भूल जाओ एक बार को। आज मैं और फ्रेश तरीके से आपको बताऊंगा, पिछली बार हमारे पास समय नहीं था, ठीक है। हाँ जी, सच में वो आज आपको फ्रेश तरीके से बताएंगे। अब देखो ये कह रहा है कंसेप्ट क्या है फेमा का। तो देखो यहां पर फेमा का कंसेप्ट मैंने यहां पर समझाया हुआ है, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है। ये देखो टंकी बनी पड़ी है, ये इंडियन गवर्नमेंट के पास कौन सा रिजर्व पड़ा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व पड़ा हुआ है। तो इस रिजर्व को हम लोग जानते हैं इन नामों से, एक को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेकर और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपके पास ये प्रश्न आ सकता है, फॉरेन एक्सचेकर या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है,
उस रिजर्व यानी कि टंकी के अंदर दो काम होते होंगे, या तो होता होगा क्या, डिपॉजिट, और या तो होता होगा वहां से विड्रॉल, या तो डिपॉजिट या विड्रॉल। डिपॉजिट कब होता होगा, जब हम इंडिया से क्या कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट आ रहा है या यूनिलेटरल रिसीव कर रहे हैं। मान लो मेरे पापा कनाडा में, वहां से भेजते हैं हर महीने। अब विड्रॉवल का मतलब क्या है, हमने इंपोर्ट किया, हमने इन्वेस्ट किया बाहर, या बाहर पैसे भेजे। तो यहां फेमा का मकसद है कि हमारे डॉलर का रिजर्व क्या रहे, भरा रहे। फेमा का क्या मकसद है, हमारे डॉलर्स का रिजर्व भरा रहे। इट मींस टू मेंटेन प्रेजेंट दिस एक्सचेकर। हमारी टंकी क्या रहे, भरी रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑल वेल, यहां तक कोई दिक्कत है? एक ही बात है, इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेन एक्सचेकर। एक्सचेकर मतलब वो जगह जहां से आप फॉरेन एक्सचेंज का पैसा लोगे या जहां पर दोगे। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक? अब गवर्नमेंट पहले वाली तो जो थी वो कंजर्वेटिव अप्रोच की गवर्नमेंट थी। जो पुराना वाला एक्ट था वो कंजर्वेटिव अप्रोच का एक्ट था। फेरा पुराना वाला और फेरा उसके बाद वाला, दो फेरा थे, एक 47 और एक 1973। दोनों में गड़बड़ क्या थी, वो लोग ना अपने रिजर्व को प्रोटेक्ट करके रखते थे, ऐसे ऐसे। अब जैसे क्लास के अंदर किसी बंदे ने अपने दोस्तों को पानी देने से मना कर दिया, एक दिन वो पानी की बोतल लाना भूल गया, तो क्या दूसरे दोस्त उसको पानी पिलाएंगे? जनरली अगर छोटे बच्चों की क्लास की बात करूं तो नहीं, बड़े वाले तो थोड़े से समझदार होते हैं, है ना। गवर्नमेंट कंजर्वेटिव अप्रोच रखती थी, वो अपनी टंकी छुपा कर रखती थी हमेशा। कोई आया उनसे पैसे मांगने, अबे डॉलर फ्री में नहीं देती गवर्नमेंट, उसके बदले में क्या लेगी, इंडियन रुपीज लेगी। ऐसा नहीं वहां भंडारा चल रहा है डॉलर का। तो गवर्नमेंट के पास ये पैसा पड़ा हुआ है, अब कोई आया जी मुझे पैसे दो, मेरी बेटी की शादी है, तो हम कंट्री साइड इंग्लैंड में जाके शादी करेंगे। भाई ऐसे शादी है बेटी की, मनाली जाके कर, मनाली में भी वही मौसम है। तो क्या कर रहे थे, बार बार हर काम के लिए कोई भी हम हमारे पास आए पैसे मांगने, उसको हम क्या करते, मना कर। तो आप खुद ही सोचो, अगर गवर्नमेंट उन पैसों को देने से इनकार करेगी, फॉरेन एक्सचेंज देने से इनकार करेगी, तो हमारे यहाँ का कोई भी पर्सन ग्रो करने की कोशिश करेगा? कोशिश ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे कोई मान ले विदेशों से पैसा आ भी गया, हमें तो फॉरेन एक्सचेंज मिलने वाला ही नहीं है, वो बोलेंगे इंडिया में कर, तो हम इंडिया में ही करेंगे। कुछ आ रहा समझ में? तो इस कानून की वजह से, इस कंजर्वेटिव अप्रोच की वजह से फेरा वाला जो पुराना एक्ट था, वो एक्ट इतना स्ट्रांग नहीं था। तो उस एक्ट को स्ट्रांग बनाया किसने, फेमा ने बनाया। ऑल वेल, क्लियर है? तो आगे ये कह रहा है, फेमा इज मेड, जरा इसको समझना। आपको पता है ये जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट को 50 से 60 साल लग गए थे इन 3 पॉइंटों को समझने में। 1947 में फेरा आया है, और 99 में कब आया, क्या आया, फेमा। तो लगभग 53 ईयर्स वो हो गए। तो गवर्नमेंट को इतने साल लग गए इस 3 चीजों को समझने में बस। वो 3 चीज क्या है, फेमा इज मेड फॉर कंसिडरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में रेगुलेशन था, यानी कि पहले वाले में साफ साफ धमकियां थी, और अब वाले में धमकियां नहीं, अब सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। ऑल्सो टू मैनेज फॉरेन ट्रेड एंड बिजनेस। एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट 99 से पहले फॉरेन एक्सचेंज देती नहीं थी, तो बंदे ट्रेड एंड बिजनेस कैसे करेंगे? करेंगे क्यों, कैसे तो छोड़ो, करेंगे ही नहीं। एंड टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर अननेसेसरी पर्पस का फॉरेन एक्सचेंज में यूज नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट जो है, अब जैसे कि मान लो आप गवर्नमेंट से पैसा मांगो आज, क्यों मांग रहे हो पैसा, कि जी हम जा रहे हैं लंदन। क्यों जा रहे हो, वहां गैम्बलिंग करेंगे। तो गवर्नमेंट पागल है, गैम्बलिंग करेगा, सब हार जाएगा, क्योंकि
गैम्बलिंग का रूल है, जीतता कौन है? बुकी जीतता है, ये गैम्बलिंग का रूल है। तो बुकी कहाँ बैठा है? लंदन में। सारा पैसा ले जाएगा तू यहाँ से, मेरा रिजर्व क्या हो जाएगा? खाली। ये अननेसेसरी पर्पज है। गवर्नमेंट को सच में 50 से 60 साल लग गए मैनेजमेंट करने में, मैनेज करने में ट्रेड और बिजनेस को, और फॉरेन एक्सचेंज के अननेसेसरी पर्पस को पता लगा। आया कुछ समझ में? तो अब हिस्ट्री फेमा की क्या है, ये मैंने अभी आप लोगों को पूरी हिस्ट्री बताई है, तो ध्यान से सुनना। वर्ल्ड वॉर टू हुआ था 1939 से 1945 तक। और जब ये वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो इस वर्ल्ड वॉर की वजह से भारत में अब अंग्रेजों के जाने का समय, बहुत बड़ा कारण ये वर्ल्ड वॉर है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले आंदोलन नहीं हुए, भगत सिंह ने भी अपना काम किया था, महात्मा गांधी का पता नहीं किया था नहीं किया था बाकी लोगों ने, सबने अपना काम किया। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू से फेमा पे बड़ा, सॉरी, अपने भारत की आजादी पे बड़ा इफेक्ट पड़ा। तो मार्च 1947 में फेरा ब्रिटिशर्स लेकर आए, अंग्रेज लाए। हम आजाद कब हुए? तब प्रॉब्लम आई बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है ना, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा 12th क्लास में। हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज को बस अपने पास रिजर्व करने की स्ट्रेटजी बनाई, और कुछ। नए नए थे हम लोग, गलती नहीं है, मैं बिल्कुल गलती नहीं मानूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट की। अरे वो सिचुएशन, हम नंगे थे भाई, हमारे पास कुछ नहीं था, लूट के ले गए थे, नोच नोच के लेकर गए थे हमें वहां के लोग, अंग्रेज। कुछ नहीं छोड़ा था हमारे पास। जैसे आज कोई अंग्रेज हमारे इंडिया में आके रास्ता वास्ता भटक जाता है तो कई लोगों को बड़ी दया आती है उसके ऊपर, ए यार बेचारा, इसको बता रहे लूट रहे हैं। कोई जेब कतरा उनकी जेब से 10-20 की गड्डी बटुआ उटुआ चोरी कर लेता, लोग कहते हैं बड़ा लूट रहे हैं इनको, अंग्रेजों को। अतिथि देवो भवा। अरे अतिथि देवो, उन्होंने हमारा क्या भवा किया था तुम्हें नहीं पता है? चौड़े में लूट के गए थे, हम तो फिर भी चोरी करते हैं उनकी, समझ रहे हो? तो 1973 में अब क्या हुआ भाई, 47 वाला लॉ बड़ा बेकार था। उसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपने पास रखने की स्ट्रेटजी बनाई, मतलब उसने गिव एंड टेक वाला काम नहीं किया। जैसे आजकल की गवर्नमेंट क्या कहती है, जितना चाहिए ले जाओ, जितना चाहिए में कुछ प्रोहिबिशन है। पता चल रहा है अभी दोबारा कोविड आया, शाहरुख खान ने 4,000 करोड़ लिए और दुबई चला गया। समझ रहे हो कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जितना चाहिए में भी प्रोहिबिशन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। $2.5 लाख की, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। उससे ज्यादा के लिए आपको पहले मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ेगी, वो आगे आएगा, आगे बताएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने बस ये बताया कि कोई हमारे पास आए ना हमसे मांगने फॉरेन रिजर्व। तो यार जो बंदा गवर्नमेंट से फॉरेन रिजर्व मांगने नहीं जा रहा, तो क्या वो गवर्नमेंट को फॉरेन रिजर्व देने की कोशिश करेगा? तो उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज की हर ट्रांजेक्शन को एक तरीके का श्राप मान लिया गवर्नमेंट ने। तो जब फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन श्राप है, तो कोई बंदा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम क्यों करेगा? समझ रहे हो? कोई बंदा दूसरी एक्टिविटीज क्यों करेगा? कोई अपने बच्चों को विदेशों में क्यों पढ़ाएगा? तो ये सारी एक्टिविटीज की वजह से। अब जैसे आजकल लोग कहते हैं कि भाई हम बंदों को यूएस भेज देते हैं पढ़ने के लिए, 1 करोड़ रुपए की फीस है। तो जब वो वहां पहुंच के कमाता है तो अपने माँ बाप को वापस नहीं भेजता? क्या लगता है 1 करोड़ से कम? और कुछ कुछ निकम्मे औलादों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छी औलादों की बात कर रहा हूँ। वो वहां से कमा कमा के कहाँ भेजेंगे? तो ये तो दोनों बायलेटरल प्रोसेस हुआ ना। फिलहाल यूनिलेटरल दिख रहा है, लेकिन भविष्य में हमारे पास रिजर्व आएगा भी तो सही। तो अब वाला जो फेमा है उसके अंदर फ्री छोड़ दिया, फ्री ट्रेड करो, खूब करो। अभी आगे मैं बताऊंगा हमारे पास कितना रिजर्व है। ठीक है, डन। तो 1973 में फेरा में रीस्ट्रक्चर हुआ इंदिरा गांधी की सरकार में, और ये भी रिजिड लॉ था, पर 1947 वाले से कम था। तो देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, थोड़ी छूट मिली, पर इंपैक्ट क्या था? इम्पैक्ट नेगेटिव था।
मतलब अभी भी उन्होंने छूट क्या दी मैं बताता हूँ, दो तीन चार छूट। एक तो मेडिकल, एक एजुकेशन, ये दो तीन चार छूट दी। कोई कह रहा है हम घूमने जा रहे हैं, चुपचाप बैठ, राजस्थान जा, जयपुर, इतने बड़े बड़े किले बनाकर छोड़े हुए, वहां जा रहा है, निकल यहाँ से, समझ रहे हो? वो कहते साले यहाँ इतना कमाने का इस देश में फायदा क्या है, कमा के देश से बाहर नहीं जा सकते, है ना, मोटिवेशन नहीं था। अब क्या हुआ, नंबर 4, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में हमारे फॉरेन रिजर्व मात्र 7 दिन का बचा था, सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर। हमारे पास कितने बिलियन डॉलर थे? ओनली 1 बिलियन डॉलर हमारे टंकी में पड़े हुए थे फॉरेन एक्सचेंज की, जो अगले 7 दिनों में क्या हो जाता। अब तो भाई हालत खराब। जैसे वही वाली बात है, हम कहीं फंस गए, किसी गुफा गुफा में फंस गए, एग्जिट नहीं मिल रहा, हमारे पास पानी की एक ही बोतल पड़ी हुई है। अब हमें पता है कि ये पानी की बोतल है और इसके बाद हमारी डेथ हो जाएगी प्यास के मर। सही बात है। अब हमारी गवर्नमेंट की हालत खराब, उन्होंने रातों रात मीटिंगें चालू, फिर वही फाइनेंस मिनिस्टर आए, तो यहां पर चेंजेस हुए बहुत फेरा में, लेकिन नया अभी भी नहीं आया लॉ। तो एलपीजी वगैरह आया इंडिया में, तो 91 के बाद में 93 4 में स्थिति हमारी थोड़ी सी क्या हुई, सुधरी। जब देखा कि स्थिति सुधर रही है एलपीजी के कारण, सिर्फ एलपीजी नहीं आई तो बहुत सारी चीजें थी, तो देखा कि थोड़ी सी स्थिति हमारी क्या हो रही है, सुधर रही है। तो इस सुधरी हुई स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए 1999 में क्या आया, क्रिएशन ऑफ फेमा, बिकॉज एग्जिस्टिंग लॉ इज वेरी स्ट्रिंजेंट फॉर लिबरलाइज्ड इंडिया। क्लियर है? और 2011 में हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 314.74 बिलियन डॉलर हमारे रिजर्व में पड़े। आज मोदी की सरकार में मात्र कितने साल में, कुछ 17-16 साल के अंदर ये डबल कर दिया। हमारा फॉरेन एक्सचेंज 600 बिलियन से भी ज्यादा है, जो दुनिया में बहुत स्ट्रांग है। मतलब अभी कोई हमारी तरफ क्यों नजर मतलब नहीं उठाता। 91 में ना हमें नोच नोच के खा रहे थे लोग, छोटी सी छोटी कंट्री भी हमें देख के जाए निकल यार, ऐसे करती थी। आजकल डरते हैं क्यों? इंडिया है हम इस वजह से नहीं, अरे हमारे पास बहुत पैसा है, और उससे भी बड़ी बात हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। 142 करोड़ हम हो गए हैं, इसका घाटा बहुत है, जगह नहीं मिलती रोड पे, लेकिन फायदा भी बहुत है। ये जब एक साथ में ब्रेकफास्ट खरीदने जाते हैं तो कई देशों की जीडीपी से ज्यादा होता है हमारा नाश्ता। समझ रहे हो कुछ मेरी बात को? तो पूरी दुनिया में हमारी आज की डेट में 600 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ। ठीक है, तो दिस वाज क्या, हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फेमा। ये जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, ये कुछ भी इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें बेस तो पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है ये भी आपके इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है, डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा। असल में ये सीए फाइनल में हुआ करता था पूरा। फेमा, फेमा का जो है चैप्टर सीए फाइनल में था, इंस्टीट्यूट ने उठाकर इंटर में दे दिया, पूरा नहीं दिया है। क्योंकि अगर सीए फाइनल वाला आपको दे देते तो आपकी हालत खराब हो जाती। हालत क्या ही खराब होती, खैर कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन आपको फेमा पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। अभी इंस्टीट्यूट ने बहुत कम टॉपिक दिए, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक दिए हैं। कैपिटल और करंट अकाउंट जब आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। और इंस्टीट्यूट ने कुछ डेफिनेशंस आपको दिए, वो डेफिनेशंस पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। उससे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो कह रहा है द फेरा वॉज ए क्रिमिनल लॉ। कौन सा लॉ था? समझ रहे हो ना, मैं अभी सुबह से जब क्लास ले रहा हूं आपकी, मतलब जब से चैप्टर शुरू हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं कि पुराने वाले लोगों को मतलब क्राइम की नजरों से देखा जाता था। अगर उसने कोई गलती कर भी दी तो बिल्कुल तुगलकी फरमान। जैसे पहले होता था, पहले राजा की सभा में किसी ने छींक दिया, छी, राजा कहता था लटका दो। है, ये कबाड़ी वाले ने कुछ बोल दिया बाहर से, राजा ने कहा इसको पकड़ के जेल में डाल दो।
इसने हमारे सभा की तौहीन की है। ऐसे फॉरेन एक्सचेंज वाले भी थे। कह रहा द फेरा वॉज ए क्रिमिनल लॉ वाइल फेमा में कोई भी ऑफेंस इज जस्ट लाइबल टू फाइन डैमेज और पेनल्टी। मतलब ये एक तरीके का सिविल लॉ है जहां आपको फाइन डैमेज और पेनल्टी लगेगी। फेरा में कोई नाम नहीं था। जैसे मैं अभी आपको फेमा के अंदर बताऊंगा एक नाम सीयूटी और एक सीएटी। सीएटी मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, सीयूटी मतलब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। मैं भी ऐसे चौंकता हूं जब ऐसा था, लेकिन अब दोनों की शॉर्ट करो तो सेम ही होते हैं, तो कोई डिफरेंस देना था तो उन्होंने करंट अकाउंट को सीयू पकड़ लिया और सीएटी मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। यहां कोई भी नाम नहीं था। फेरा के अंदर ट्रांजेक्शन सारी प्रोहिबिटेड थी अनलेस परमिटेड। मतलब आपको एक छोटा काम करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ती थी। और अब सारी ट्रांजेक्शन परमिटेड है अनलेस प्रोहिबिटेड। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, बस प्रोहिबिशन में लिखी हुई बातों को, काम को मत करना। तो मैं आपको करंट और कैपिटल अकाउंट में प्रोहिबिशन वाले टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो वहां आपको पता लग जाएगा कौन सी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है। फेरा वॉज द रिजिड लॉ। फेरा कौन सा लॉ था, रिजिड। और ये वाला हमारा कौन सा है, जो अभी वाला चल रहा है, वो लिबरल लॉ है। इट वॉज रिजिड रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज। ये रिजिड था किसमें, अब वाला रिजिड मात्र एक चीज में, मैंने क्लास की शुरुआत में बता दिया था कि क्या कहता, आपसे कुछ नहीं मांग रहा ये आपसे पैसे नहीं मांग रहा, कोई टैक्स नहीं मांग रहा, कुछ नहीं, वो इनकम टैक्स वाला लेगा। ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि आपने फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कोई ट्रांजेक्शन की है, करने वाले हो डिस्क्लोजर दे दो, प्रॉपर डिस्क्लोजर चाहिए मेरे को। ऐसे थोड़ी 600 बिलियन पहुंचा दिया, कुछ तो 50-60 साल लगे समझने में। लेकिन आज देख लो, आज बहुत बड़े लेवल पे है हमारा देश। आपको क्या लगता है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज वाला फेरा जो आया, फेरा के अंदर 1973 में जब इंदिरा गांधी की सरकार में आया, तो कोका कोला जो भारत में था वो भी भारत से क्या हो गया, चला गया। अब फेरा से फायदा किसको होता था बताओ? गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट की तो टंकी खाली हो रही थी, भरका रही थी। फेरा से फायदा किसको होता था? एक्सपोर्ट वालों को भी इतना फायदा नहीं था। फेरा से फायदा एक्सपोर्ट वालों को एक था, लेकिन मेन था फेरा से फायदा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते थे। वो कैसे, बाहर से कुछ आ नहीं सकता, आएगा तो रेगुलेशन इतना तगड़ा है, क्योंकि इंपोर्ट आप करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जाएगा, वो इंपोर्ट करने ही देते थे। अबे जब सिंपल सी बात है, जब हम किसी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर रहे तो वो हमसे इंपोर्ट करेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होता था, कुछ नहीं। एक तो ये फायदा। अब दूसरा फायदा क्या होता था, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था, तो इसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स क्या करते थे, स्वदेशी भारत स्वदेशी भारत स्वदेशी भारत, वो खुद ही फॉरेन कंट्री का सामान खरीद कर खुद ही जला देते थे और दीवारों पर लिख देते थे स्वदेशी भारत। क्यों करते थे, ताकि लोगों के मन में अभी भी वही इमेज बनी रहे कि स्वदेशी प्रोडक्ट बहुत अच्छे। कुछ आ रहा है समझ में? और जब स्वदेशी स्वदेशी तुम कर रहे हो, ऊपर से हमारा लॉ भी इतना स्ट्रिंजेंट है, कौन बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम करेगा? और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो घंटा तुम्हारा वो बच रहा है। फेमा का फेरा का रूल रेगुलेशन की वजह से हमारे यहाँ की टंकी पूरी खाली थी फॉरेन एक्सचेंज की, और वो देते थे रिश्वत, स्वदेशी वाले। किसको देते थे रिश्वत, मिनिस्ट्रियों तक पैसे जाते थे। पूरा करप्ट थे हम लोग। और जो फेमा है, फेरा था, वो सेंट्रल के हाथ में था। आ रहा है कुछ समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? चलो जी। अब अगला पॉइंट ये कह रहा, फेरा हैड 81 सेक्शंस। फेरा में कितने सेक्शंस थे, 81। और फेमा के अंदर 49 सेक्शन। तो एक डिफरेंस ये भी है, 81 49। तो देखो सेक्शन जब कम हुए होंगे तो भाई कंप्लायंसेस भी बहुत क्या हो गई होगी, कम हुई होगी। तो ये भी एक सहूलियत है। अगला बहुत समझने वाला पॉइंट है,
नेगेटिव मेंसरिया था फेरा में। नेगेटिव मेंसरिया मतलब, मेंसरिया क्या होता है ये बताओ, मैंने प्रोस्पेक्टस में बताया। आपकी मेंसरिया मतलब कि आपकी क्या थी, क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब आपकी इंटेंशन थी कुछ करने की। तो फेरा में नेगेटिव मेंसरिया था, इट मींस आप खुद प्रूफ करके बताओ आपकी इंटेंशन थी या, मतलब कि सरकार ये कह रही थी कि आप मेरे नजरों में ऑफेंस आपने किया है, अब आप प्रूफ कर दो कि आपने नहीं किया। अगर आपके पास प्रूफ है तो इट्स फाइन, वरना आपको जेल। फेमा के अंदर नेगेटिव मेंस रिया नहीं है। तो देखो नेगेटिव मेंस रिया फेरा में है अजम्पशन कल्प्रिट ऑन पर्सन। भाई गवर्नमेंट पहले से कल्प्रिट मान लेती थी, पहले से एज्यूम कर लेती थी कि बंदा क्या है, कल्प्रिट है। उसको खुद प्रूव करना पड़ता था और प्रूव होते ही नहीं थे। और इसके अंदर जो अभी वाला है उसमें नो नेगेटिव मेंस रिया, कह रहा डिपार्टमेंट हैज टू प्रूव दैट पर्सन इज व्हाट। अब यहाँ डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ता है, बंदा टेंशन फ्री रहता है। और लास्ट कह रहा है इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पर है जेल, पहले जेल थी और 5 गुना ज्यादा अमाउंट ऑफ कंट्रावेंशन लगता था, और अभी सिर्फ 3 गुना ज्यादा अमाउंट ऑफ कंट्रावेंशन है, और जेल नाम की कोई चीज, ऑल वेल। तो भाई कैसा लगा अभी तक, इंट्रोडक्शन कैसा लगा, ऑल वेल था। तो अच्छा ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना, बहुत ज्यादा नंबरों का भी है, ठीक है। ये आपके पेपर में 15-16 नंबर का है, 12-13 का है एग्जाम में, आउट ऑफ 30 नंबर, समझ गए। और आपको यकीन नहीं मानोगे, यहां से पूरे नंबर आ जाते हैं, जनरल क्लॉजेस इंटरप्रिटेशन से नंबर नहीं मिलते। ये लिख के जाओ आप अभी से। जैसे वहां अगर वो दोनों आ गए ना 12 नंबर के, आपको 5-6 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, समझ गए। वो भी तब जब आपने बहुत तगड़ा पढ़ा होगा, तो ये नंबर देगा आपको उठा के फेमा। इसलिए इसका कोई वीडियो वीडियो मैंने कहा इसको क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, ऑल वेल। चलो आगे बढ़ते हैं अब, फेमा की अथॉरिटीज। भाई देखो सिंपल सी बात है, कोई भी एक्ट आया, जैसे आपने मेरे से कंपनीज एक्ट पढ़ा, कंपनीज एक्ट में मैंने आपको बताया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी एक्ट में कॉर्पोरेट अफेयर्स है, किसके हाथ में, निर्मला सीतारमन। उससे नीचे आरओसी है, सॉरी आरडी है, कितने हैं टोटल, उससे नीचे आरओसी है, टोटल में इनकी गिनती बता दो, 25 आरओसी है, ठीक है, कहीं पर दो दो है, एक है, तो ऐसे करके टोटल 25 आरओसी भारत के अंदर है। और उससे नीचे कंपनीज रिपोर्ट किसको करती है, आरओसी को, उनके अलावा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, और उससे नीचे क्या है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, पता है आपको, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ऐसी वहां पर अथॉरिटीज है कंपनी लॉ के अंदर, तो जब फेमा का एक्ट है तो क्या यहां पर अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात बता दो, ध्यान से सुनना, फेमा की जो अथॉरिटी है वो सीजी और यूजी दोनों की, यूजी मतलब यूनियन टेरिटरी, किसके अंडर में आती है, सेंट्रल के अंडर में, ठीक है। तो जो फेमा की अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 2 डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ क्या है यहाँ पे, देखो इससे ज्यादा डिपार्टमेंट भी है, वो आगे आएंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट है। एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, किसके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कौन, बेटे ये भी निर्मला सीतारमन के हाथ में है, हाँ जी। मिनिस्ट्री ऑफ होम किसके हाथ में है, चाणक्य के हैं, अमित शाह। और फॉरेन अफेयर्स एस जयशंकर, वो यूपीएससी किया हुआ उन्होंने, बहुत बड़े ऑफिसर थे, और फिर एक प्राइवेट कंपनी में बहुत काम किया, आई थिंक टाटा में काम किया था उन्होंने। उसके बाद डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का फोन आया उनसे मिलने के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब ऐसे थोड़ी है मिनिस्ट्री हमारी जो बनी पड़ी है, बहुत डेंजरस मिनिस्ट्री है हमारी, एक से बढ़ के एक तुर्रम खान बैठे हुए हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज थी, उनकी डेथ हो गई, वो भी बहुत तुरम खान, बहुत डेंजर।
तो अब उसी के लेवल की बैठाया है ना, तो जयशंकर को बैठाया। और ये बहुत बड़ा ऑफिसर है, यूपीएससी, खुद ही सोचो कि मजाक थोड़ी, यूपीएससी इसने क्लियर किया हुआ है। तो ये 3 लोग हैं अभी जिनके हाथ में ये पूरा का पूरा फेमा एक्ट है। इनके अलावा और भी मिनिस्ट्री पे काम है, अथॉरिटीज हैं, बट वो आगे आएंगी, छोटी छोटी बातें हैं वहां पे। तो अब सुनेंगे जी ध्यान से। तो मेरे बच्चे, फेमा का एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ बात आती है किसकी, रुपए की। मनी बैंकिंग पढ़ा है, बैंकिंग में सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व किसके पास रहता है, बोलो ना, आरबीआई के पास। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आरबीआई को नियुक्त किया है मेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और होम एंड फॉरेन अफेयर्स ने। और आरबीआई ने कुछ ऑथोराइज पर्संस को नियुक्त किया हुआ, जैसे थॉमस कुक। आप पता है, आप जैसे विदेश जाना चाहो, मान लो कि आज मैं यूएस जाना चाहता हूँ कुछ 1 महीने के लिए, मेरा भाई वहां रहता है मान लो, और वहां उसकी शादी है, तो मैं यूएस जा रहा हूँ। तो भाई यूएस के अंदर मैं इंडियन रुपीस तो खर्च नहीं करूंगा, कोई लेगा ही नहीं, पैसे देगा वो, व्हाट्स दिस, है ना। तो अब मेरे को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो कहाँ जाऊँ, सीधा आरबीआई जाऊँ, गेट बोला भाई पैसे दो, $2000। अरे आरबीआई ने अपने नीचे ऑथराइज पर्सन बिठा रखे हैं, थॉमस कुक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, केसरी है, नाम है ये, ताज। जैसे 5 स्टार होटल में, 5 स्टार में कौन रुकता है, एक तो फॉरेनर्स रुकते हैं खूब, क्यों, फॉरेनर को कॉस्ट कम पड़ती है ना। इंडियंस भी रुकते हैं। तो इंडिया टू इंडिया की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो बात फॉरेन से इंडिया या इंडिया से। अब कोई फॉरेनर भारत में आया है या भारत से जा रहा है, उसको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, खासकर आने के समय पर, तो ताज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। हाँ, मार्केट रेट 82 रुपीज का, ताज 83 रुपीज ले लेता है आपसे। समझ रहे हो कुछ बात को। तो ये सारे कौन है, ऑथराइज्ड पर्सन। अब ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, और एक क्या है, जुडिशियल। अब जुडिशियल में इन्होंने क्या बिठा रखे हैं, एक तो है असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, उससे नीचे है डायरेक्टर जनरल, फिर है फेमा का अपीलेट ट्रिब्यूनल। कंपनी लॉ में यहीं तक है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट, लेकिन यहां इन्होंने एक्सटेंड किया हाई कोर्ट भी, और मतलब फॉरेन एक्सचेंज के मैटर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी बात जा सकती है। भारत में टोटल 24 हाई कोर्ट है, कितने सुप्रीम कोर्ट है, 4। सोच क्यों रहा था फिर, और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो ये क्या है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल अथॉरिटी। कुछ आ रहा है समझ में। अरे एक कुछ चीज याद आ गई, बताऊं। भारत जुडिशियल चीजों को फॉलो करता है। जुडिशियल मतलब, जैसे हमारे कोई 100 साल पहले, कुछ जैसे सोलोमन का आप केस पढ़ते हो, वो 1897 का केस है, वो आज भी आप पढ़ रहे हो। बोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, सीए फाउंडेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, चेन्नई रमैया वहां पर है। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड, आपका सीए इंटर में। अल्ट्रा वायरस एक्ट, एशबरी रेलवे कंपनी। तो जितने भी केसेस है, क्या है, ये जुडिशियल सिस्टम से आए हुए डिसीजंस है, भारत उनको फॉलो करता है। तो ये क्यों करता है जुडिशियल सिस्टम फॉलो, मतलब आज से 200 साल पहले के डिसीजंस को आज क्यों फॉलो किया जाता है। अरे ये सिर्फ ज्ञान की बात है, मुझे बस ऐसे ही याद आ गया, तो मैं सोचा हूँ चलो दे देते हैं। बताओ। पहले थोड़ा बहुत हिस्सा ठीक है, लेकिन मैं मुद्दा पूछ रहा हूं। देखो जी, हम लोग किसके गुलाम थे, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो फैक्चुअल सिस्टम को फॉलो करती है, डिफैक्टो बोलते हैं इसको, जैसे जापान और जर्मनी। अब जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जापान या जर्मनी ने हमारे पे हमला कर दिया होता, और मतलब हमारी सारी अथॉरिटीज ले लेते वो लोग, मान लो वहां से ब्रिटिश को हराते, हम पे हमला करते, भारत पे भी कब्जा कर लेते एक तरीके से, तो हमारे भारत में वो डिफैक्टो वाला हम लोग अडॉप्ट करते हैं। मतलब कि जिस कंट्री में वो लोग कब्जा कर लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं, अपने अंडर में कर लेते हैं,
जिसने कब्जा किया उसका लॉ जिस पर कब्जा हुआ है उस कंट्री में चल जाता है, एकदम होल्डिंग सब्सिडरी की तरह। तो जो हम जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर राज किसका था? ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स भी जुडिशियरी को ही फॉलो करता है। अब जैसे जापान और जर्मनी वाले ये बात नहीं मानते। मान लो कि जापान में कोई 100 साल पहले केस आया था, उसका डिसीजन था। आज जापान में कोई सिचुएशन आएगी तो वो फैक्ट के बेसिस पर सिचुएशन से लड़ते हैं। वो कोर्ट को ये बोल देते हैं, भाई आपका फैसला 100 साल पहले था, 100 साल में तो दुनिया कितनी बदल गई, शुक्र करो हम तुम्हें भी मान रहे हम तो तुम्हें भी ना माने। आया समझ में आ गई बात? तो जापान में चलता उस समय की सच्चाई क्या है, और इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑफ 1927। अब 27 कहाँ, 2024 कहाँ, लेकिन हमारा जुडिशियल चलता, समझ गए? तो ये हमारा पूरा का पूरा अभी तक का टॉपिक है। तो 1 कब आया था फेमा? 1 जून सन 2000 को। और अथॉरिटीज है हमारी फीमा के अंदर तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फॉरेन अफेयर्स, और दो डिपार्टमेंट्स एक तरीके से बोल सकते हो, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एक जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेशन आरबीआई को मिली हुई है, आरबीआई ने ऑथोराइज पर्सन को दे रखी है। और जुडिशियल सिस्टम असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, उनसे नीचे फेमा के अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी बात जा सकती है। ऑल वेल। तो अब हमारा टॉपिक है फेमा की एप्लीकेबिलिटी। अच्छा, ये जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं इसके साथ में हम लोगों को पढ़नी है क्या? फेमा की किताब भी। कहाँ गई? अभी अभी तो रखी थी मैंने कहीं, न्यू सेक्शन में चली गई। मैंने आपको दिखाई थी अभी कहीं किताब? अच्छा ये रही ना। ठीक है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे बुक को। ठीक है, लेकिन अभी की क्लास में, आज की क्लास में शायद आज ये खत्म भी नहीं होगा, तो अभी फिलहाल इस नोट्स पे ही काम करते हैं। ठीक है, फिर बुक का रेफरेंस लेना होगा तो मैं वहां जाऊंगा। तो आ जाओ जी। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा। तो फेमा की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? तो पीआरआर इन इंडिया एक्सचेंजिंग फॉरेन करेंसी। पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया में अपनी फॉरेन करेंसी को क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। तो क्यों एक्सचेंज कर रहा होगा? या तो फॉरेन जाना है या तो जाना नहीं है, पैसे भेजने। क्यों भेज रहा है? कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, किसी को लोन दे रहा होगा। आ रहा है कुछ समझ में? या कुछ सामान मंगाया होगा। ऑल वेल। पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया में बैठा हुआ है। पीआरआई कहाँ का है? इंडिया का रेजिडेंट है ना। अब वो दुनिया में किसी भी जगह रहे तो डिस्क्लोजर देगा यहां पर, समझ गए? तो अभी फिलहाल के लिए आप ना पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया वही मान लो। कौन सा? जो आप लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा है, हालांकि वो नहीं है। इसका आंसर सटीक तरीके से देखें तो वो आंसर नहीं है इसका। ऑल वेल। तो फिर है हमारा ब्रांच ऑफिस और एजेंसी ऑफ पीआरआई आउटसाइड इंडिया। जो भी हमारा ब्रांच ऑफिस और एजेंसी ऑफ पीआरआई आउटसाइड इंडिया में है। और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कहाँ आ रहा है? भारत के अंदर। या तो खुद आ रहा है या तो इन्वेस्टमेंट भेज रहा है। दोबारा से बता रहा हूं, फेमा एप्लीकेबल कहां कहां पर है? एक तो मेरा पीआरआई कहां बैठा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? एक मेरा पीआरआई कहां है? आउटसाइड इंडिया में बैठा हुआ है तो हमारे भारत का ही। तो ये अभी थोड़ी देर के लिए गया, फिर आ जाएगा। अब जैसे शाहरुख खान है, पीआरआई है ना, अभी गया लंदन, 20 दिन रह के आया, खर्चा करके आया। लंदन से चला गया पेरिस, पेरिस से चला गया, जैसे वर्ल्ड टूर करते रहते हैं ये लोग, पेरिस से चला गया ये हुनुलुलु। ठीक है, तो ये जहां भी जा रहा है तो भारत का ही पीआरआई ना। तो ये आउटसाइड इंडिया में कोई भी काम करेगा डिस्क्लोजर देगा। तीसरा कहता ब्रांच ऑफिस और एजेंसी ऑफ पीआरआई आउटसाइड इंडिया। देखो भाई, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का कोई भी ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया के अंदर है
तो वो रिलेटेड टू क्या है, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो बेटे उसको भी पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यानी कि मैं दीपक पाठक यहां दिल्ली में बैठा हुआ हूं और मेरी एक ब्रांच दुबई के अंदर भी है, तो फिर मैं पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हूं, मेरे को जो दुबई वाली ब्रांच है वो भी पूरा का पूरा डिस्क्लोजर भारत की सरकार को देगी। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, दुबई वाली ब्रांच ने सब्सिडरी बना रखा है पेरिस वाली ब्रांच को, क्या पेरिस वाली ब्रांच भारत में अपना डिस्क्लोजर देगी? देना चाहिए। चलो तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर है। सब्सिडरी असल में किसकी है तो पीआरआई की ना वो भी। तो ये बिल्कुल रूल है इस दुनिया में, चाहे 1,000 सब्सिडरी हो, होल्डिंग इंडिया में है, उसकी एक सब्सिडरी बाहर है, उसकी सब्सिडरी और भी है, नीचे 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 पूरा झाड़ लगा हुआ है, पूरा पेड़ लगा हुआ है, सारी की सारी सब्सिडरी पीआरआई के अंडर में मानी जाएगी और वो सारी सब्सिडरीज भारत के अंदर अपना डिस्क्लोजर देने वाली है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला ये कह रहा है, अब हमारी शुरुआत हो रही है डेफिनेशन से। डेफिनेशन की स्टार्टिंग कर दूं? एक बार मैं बुक को शायद मैंने अपलोड नहीं किया, वो मैं कर देता हूँ अपलोड। एक मिनट रुको। फेमा बुक। चार्जर। चल बेटे, तो ये बुक आपके सामने आ चुकी है, मैंने आपको सेंड भी कर दिए, सब आपके पास है ये नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, इसका प्रियम्बल है यहाँ पे, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो बेटे मेरे यहाँ पर कितने हैं टोटल सेक्शन? 49 सेक्शन है। और ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ होता है? तो इस एक्ट को आप फेमा बोलते हो, होल ऑफ इंडिया में लगता है। शेल ऑल्सो अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस ऑफिस, देखो यहाँ शब्द क्या लिखा हुआ, ऑल ब्रांचेस ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन, and also to any contravention thereunder committed outside India by any person to whom this act, it shall come into force on such date as CG by notification in the official gazette appoint। तो नोट यहाँ पर ये कब आया है? एक, ठीक है, तो ये डिफरेंस है फेमा और फेरा का। ये थोड़ा सा शायद पीडीएफ में कुछ वो हो गया, ठीक है, इसको मैं सही करके दोबारा भेज दूंगा। तो ये मैंने करवा दिया, सेलिएंट फीचर हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहला डेफिनेशन है वो कराने जा रहा हूँ। डेफिनेशन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2M फॉरेन करेंसी। कर दे स्टार्ट। तो कुछ डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा, वो सारी की सारी डेफिनेशंस आपको पढ़नी है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जितने भी पढ़ाऊं वही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देखो कितना सिंपल लिखा हुआ है, फॉरेन करेंसी मींस एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी।
तो भारतीय करेंसी को छोड़कर बाकी सारी कौन सी करेंसी है? फॉरेन करेंसी। तो अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि दुनिया में करेंसी एक्चुअली में है कितनी। तो जितने कंट्री उतनी करेंसी, सही बात है, गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल गलत। आपको ये बात नहीं पता, भारत पूरी दुनिया में टोटल 50 ऐसी कंट्री है जिनमें वहां की करेंसी चलती नहीं है। ठीक है, टोटल 50 कंट्रीज पूरी दुनिया में। तो पहले तो ये बता दो टोटल दुनिया में कंट्रीज है कितनी। तुमने वो वाली फिल्म देखी है, एक था टाइगर, 205? नहीं, असल में है उतनी ही, लेकिन अब जैसे अंटार्कटिका है, वो कोई कंट्री थोड़ी है ना। तो फिर टोटल आज की डेट में प्रेजेंट में भारत के अंदर 190 सॉरी दुनिया में 196 कंट्रीज है, जिसमें 50 कंट्री सोमालिया वगैरह जो है वहां पता है, वहां पर उनकी कंट्री के नोट रेडी पे बिकते हैं, उनकी कंट्री के करेंसी की कोई वैल्यू नहीं, वहां यूएस डॉलर चलता है। आया समझ में? तो ये 50 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको छोड़ दें तो बाकी सबकी अपनी करेंसी है। तो टोटल 196 में से 50 अगर निकाल दो तो टोटल कितनी कंट्री होगी? 140। उसमें से एक हमारा भारत है, तो हम तो हमारी करेंसी लेते हैं। तो हमारे अलावा 145 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी करेंसी की ये बात कर रहा है, फॉरेन करेंसी। आगे समझ में? देखो मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है, डेफिनेशन में ये कह रहा फॉरेन करेंसी सेक्शन नंबर 2M कह रहा मींस एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, कोई भी करेंसी भारतीय करेंसी को छोड़कर। तो टोटल हमारे पास कितनी करेंसी है, जिसमें से 50 कंट्री के पास करेंसी नहीं है, लाइक कॉन्गो, सोमालिया, मालदीव्स। मालदीव्स में यूएसडी चलता है, ठीक है, वो भी नहीं चलेगा थोड़े दिनों बाद। यानी कि 146 करेंसी वर्ल्ड में है, मतलब हमारे पास हमारे लिए 145 करेंसी कौन सी है? फॉरेन करेंसी। हम लोग यूएस डॉलर को बहुत बड़ा मानते हैं ना, वो सच में यूएस डॉलर बहुत बड़ा है क्योंकि वो वर्ल्ड करेंसी है। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसी नॉलेज के लिए आपको बता दिया सबसे महंगी और सबसे सस्ती करेंसी इस दुनिया में कौन सी है। सबसे महंगी करेंसी इस दुनिया में है ये कुवैत का दिनार, जो कि 3.46 डॉलर के बदले में एक दिनार मिलता है। ऑल वेल। नंबर 2 पे है बहरीन का दिनार 2.65, और नंबर 1 पे क्या है? ओमान, मतलब नंबर 3 पे ओमानी रियाल 2.6 डॉलर। और सबसे सस्ती करेंसी पूरी दुनिया की अगर देखो तो सबसे सस्ती है ईरानियन रियाल। मतलब अगर आप $1 के बदले में 24576 मिलेगा तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी इसकी, ऐसी की तैसा। फिर वहां जाके उसका मिलेगा ब्रेड, ठीक है एक ब्रेड पकौड़ा। समझ गए बात को? फिर है सोमाली की 22,000, और वियतनाम का है 20,830। वो जो वियतनाम और अमेरिका का पता ही होगा आपको, वॉर है, तो हाँ, तो उसके बाद से वो कभी अभी तक संभला ही नहीं, उसकी करेंसी, उसकी अर्थव्यवस्था अभी तक ऐसी है। तो यहां तक ओके, पहला हमने पढ़ लिया। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज दूसरी डेफिनेशन 2N कह रहा है रेफर माय बुक फॉर डेफिनेशन। इसकी बात मान लेते हैं, अपना ही भाई है। तो डेफिनेशन के लिए पहले चलते हैं किताब के पास। फेमा बी कहाँ है? बुक नहीं है, बी है शायद। ये तो कुछ है ही नहीं। ये वाली नहीं है यार, मैंने चेंजेस किए। अरे अभी तो मैंने कहाँ चला गया? अरे चलो फिर यहाँ से देख लो, हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अब ये ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट रुको।
ये रही ना फेमा भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन की। मरियम बेटे आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रही है ना? आ जाओ। फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बेटे? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स। तो देखो यहां पर एक तो इसने ये बता दिया फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी, और उस फॉरेन करेंसी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। नंबर वन, डिपॉजिट्स, क्रेडिट एंड बैलेंसेस पेबल इन एनी। नंबर दो, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस इन ड्रॉन इन इंडिया इंडियन करेंसी बट पेबल इन, मतलब कि पीआरआई फॉरेन में दे रहा है। और ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक इंस्टीट्यूशन और पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन, मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वाला कहां दे रहा है? इंडिया में। ऑल वेल। तो देखो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज में मैंने लिखा है सेक्शन नंबर 2N। सेक्शन नंबर 2N, फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स डिपॉजिट, क्रेडिट और बैलेंस पेबल। डिपॉजिट मतलब मेरा पैसा बाहर जमा है, क्रेडिट मतलब मैंने लोन पर दिया है, बैलेंस पेबल मतलब बाहर देना है। अच्छा, इन सब का आप अपोजिट भी कर सकते हो, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पर, फॉरेन इनकम की बात थोड़ी हो रही है। और एक्सचेंज में लेना और देना दोनों की बात होती है। ऑल वेल, कोई दिक्कत? तो आगे ये कह रहा है, और यहाँ फॉरेन एक्सचेंज डॉलर में है। तो सबसे पहली लाइन कहते हैं डिपॉजिट क्रेडिट वाली आ गई समझ में। दूसरी वाली कह रहा है ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट मतलब, बोलना भाई। अरे डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, डीडी नहीं सुना? डीडी। ट्रैवलर्स चेक का मतलब क्या होता है जी? अब जैसे कि मान लो कि मैं कई सालों से काम कर रहा हूं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और अब इस साल मैंने ये सोचा कि भाई थोड़े दिन काम से लेते हैं ब्रेक, और 3 महीने पूरे वर्ल्ड में वेकेशन बना के आते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वेकेशन। मैं ट्रैवलर्स चेक के बारे में बता रहा हूँ, जो कि अब ट्रैवलर्स कार्ड हो चुका है। ठीक है, तो पूरे, मैंने कहा कि मैं अब जाऊंगा, सबसे पहले यहाँ से जाऊंगा कहाँ? सबसे पहले जाएंगे कनाडा, वहां से सिंगापुर, फिर जाएंगे थाईलैंड, फिर जाएंगे रशिया। ठीक है, और फिर एक आधी कंट्री ऑस्ट्रेलिया, और फिर घर। तो अब मैं इंडिया से जा रहा हूँ, तो अब मैं क्या पांचों कंट्री का वो लेकर जाऊं, करेंसी लेकर जाऊं? कनाडा की रख ली एक गड्डी, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी गड्डी, थाईलैंड का भाट भाट होता है वहाँ वो रख लिया, रशिया का क्या होता है, रूबेल, है ना, वो रख लिया, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर होता है वो रख लिया जी बैग में। सबसे पहले कनाडा उतरा, एयरपोर्ट पे धर लिया मुझे, साले हवाला कर रहा है वहीं लपेट लिया। चल कोई नहीं, नहीं लपेटा, मैं अब तो लिमिट में गया था पैसे लेकर। तो वहीं बाहर गया कनाडा में, रात को दारू वारू पी ली मैंने। वेटर आया मेरे कमरे में रूम सर्विस के लिए, पिस्टल निकाली, कह रहा बेटे निकाल, इंग्लिश में बोले। ठीक है, ले भाई ले जा, तेरे ही पैसे हैं, क्या करेगा? फिर वहां से बहुत सारे जहाज पकड़ के मैं इंडिया आया, पानी के, क्योंकि फ्लाइट के पैसे मेरे पास नहीं थे। समझ गए बात को? तो अब मुझे जाना है यहाँ से बाहर, तो ऐसा काम तो नहीं करेंगे। अगर मैं 1980 1970 की बात करता, तो मैं, मान लो 1 करोड़ रुपए मेरा खर्चा हो रहा है, तो 1 करोड़ रुपए लेकर बैंक में जाता, तो बैंक मेरे को 5-6 अलग अलग चेक बना के देता। जैसे कनाडा जा रहा हूँ, तो एक चेक अमूमन मैं बोल दूंगा कनाडा में मेरे को कुछ 30 लाख रुपए चाहिए, थाईलैंड 10 लाख में हो जाएगा, और रशिया 15 लाख में हो जाएगा,
ऑस्ट्रेलिया 25 लाख चाहिए। मतलब ऐसे ही मैंने अपने पैसों को बांटकर 5 चेक में 1980-70 की बात बता रहा हूँ, पुराने जमाने की 80 की बात बोलता हूँ क्योंकि 73 से पहले तो जा ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो भाई वहां पर ठीक है, अब वो चेक लेकर गया मैं वहां पर, फिर मेरा हर कंट्री में काम हो जाता था, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 छोटे से पेपर संभाल ले और पहले इतनी करेंसी लेकर जाओ तो दिक्कत नहीं है। सही है, समझ गए। अब वही चीज ट्रेवलर्स चेक ना रहकर ट्रेवलर्स कार्ड बन गई है। क्या बन गई है? ट्रेवलर्स कार्ड। तो कोई डेबिट कार्ड मेरे पास अगर हो, हाँ जी ये रहा डेबिट कार्ड, यहाँ लिखा है नॉट वैलिड फॉर पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज इन नेपाल एंड भूटान। डेबिट कार्ड के पीछे लगा होता है वीजा कार्ड है मेरा डेबिट कार्ड। क्या कह रहा है? नॉट वैलिड फॉर पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज इन नेपाल एंड भूटान। तो मतलब ये कह रहा है कि नेपाल और भूटान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी इसको स्वैप कर सकते हो। तो मैं कर सकता हूँ पूरी दुनिया में कहीं भी स्वैप। अगर मैं मान लो अर्जेंसी में चला गया बिना बैंक को बताए, तो मैं स्वैप करूंगा तो मेरे पे चार्जेस बहुत हैवी लगेंगे, बैंक अपना कमीशन लेती है। लेकिन जाने से पहले मैं विदेश में मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने बैंक को बता दिया ये पकड़ो भाई 1 करोड़ रुपए, या मान लो मेरे बैंक में ऑलरेडी 1 करोड़ है, मैंने कह दिया मैं विदेश जा रहा हूँ और मेरे को ये 1 करोड़ रुपए यूज करने वहां पे, तो आप मुझे परमिशन दो। तो बैंक क्या करती है? वो ट्रैवलर्स कार्ड दे देती है। तो ये ऑलरेडी ट्रैवलर्स कार्ड है। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? फिर ये क्या कह रहा है आगे? लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट देखो ऊपर लिखा हुआ है फॉर गुड्स, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या लिखा है? फॉर गुड्स। मतलब अब जैसे कि कोई सामान वामान लेने जा रहे हो आप, सामान वहां जाओगे सामान लोगे, महंगा सामान है, तो सामान महंगा है तो करेंसी भी ज्यादा लेके जानी पड़ेगी। तो करेंसी लेके जाओ, एयरपोर्ट पे धर लिया किसी ने आपको, वो पैसा चोरी हो गया आपका, है ना? रिस्क है ना, करेंसी आप जेब में रखो, रिस्क है। तो बैंक क्या करता है? वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे देता है आपको, वो ये कहता है जिससे गुड्स लेना आप ये लेटर ऑफ क्रेडिट उनको दे दो इतने पैसों का। आया कुछ समझ में? तो बैंक यहां से वो पैसे ट्रांसफर उसको कर देगा, बात खत्म हो गई, मेरा सामान मेरे घर पे आ गया। दिस इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑल वेल। तो देखो दोनों जो डेफिनेशन के दूसरे और तीसरे पॉइंट है, दोनों में नाम तो बिल्कुल सेम है, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स कार्ड, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में आप जानते ही हो। बस दोनों में एक चीज का फर्क है, एक में भारत का बंदा बाहर जा रहा है और एक में बाहर का बंदा, मतलब कि एक में ड्रॉन हो रहा है रुपीज में और पेबल कहाँ है? डॉलर में। एक में ड्रॉन हो रहा है डॉलर में, पेमेंट हो रहा है, इसी को तो एक्सचेंज बोलते हैं। आ गया समझ? कोई दिक्कत, कोई डाउट? दिस इज कॉल्ड हमारा फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो दो डेफिनेशन आ गई समझ में। अब अगला ये कहता है कि फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। एक बार एक काम करता हूं, वहीं पहले बुक से पढ़ते हैं। फॉरेन सिक्योरिटी फिर गायब हो गया ये। अच्छा इसको पहले ऐसे गायब करना पड़ता है। अब आ गया, है ना? देख क्या टेक्निक है। चलो फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है फॉरेन सिक्योरिटी, पहले बताओ सिक्योरिटी मींस व्हाट? स्टॉक डिवेंचर्स, मतलब सिक्योरिटी की वही जो प्रोस्पेक्टस में आपने पढ़ा है सिक्योरिटी का मतलब। तो सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इन्होंने इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो कह रहा है फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी एंड मेरी तो बेटे 3 बजे अभी सर की लो ना जाके, सर की नहीं ले लेंगे क्यों? लेट हो गया तो कोई नहीं, बैठ जाओ, मना थोड़ी करेंगे सर। सर 3 बजे आपकी क्लास 12 से 3 सर की है, 3 से मेरी है। 3 से 4:15 तक। 3 से पहले मतलब मैं 2:30 बजे शुरू कर दूंगा। सर मैं यही बैठ मैं
क्यों नहीं जा रही? नहीं सर बहुत डांटेंगे। अरे नहीं डांटते सर, पक्का। मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। सर आप कोई नहीं बैठ। अरे कुछ नहीं बोलेंगे सर, आ जाओ, मैं बोल दूंगा। सर बहुत धोएंगे सर। आ जाओ। तो फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? तो ये कह रहा है फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिवेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट denominated or expressed in foreign currency and include security expressed in foreign currency but where redemption मतलब पैसा आ रहा, पैसा या तो डिविडेंड आ रहा होगा या बेचा होगा, रिडम्पशन और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड इज पेबल इन। आ गया समझ में? तो देखो इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, ध्यान से देखना। तो फॉरेन सिक्योरिटी का यहां मतलब कह रहा है फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी जिसमें फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, मतलब क्या होता है फॉरेन करेंसी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला के शेयर्स होते हैं। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला के शेयर्स लिए हुए, ठीक है, तो वहां से जो मेरा रिडम्पशन रिजर्व रिटर्न है वो या तो आ रहा होगा किसमें, या तो आ रहा होगा, देखो इन्होंने जो फॉरेन सिक्योरिटी की डेफिनेशन दी है ना, लास्ट वाला जो पॉइंट था उसमें इन्होंने क्या बोला, इंक्लूड्स। मतलब अगर आप सिर्फ रिडम्पशन रिटर्न रिटर्न रुपीस की बात करो तो उसके लिए दूसरी लाइन पढ़नी है, और रिडम्पशन रिटर्न जो है वो रुपीस में वो पहली लाइन के अंदर भी है। मतलब इन्होंने एक तरीके से अलग से भी एक्सप्लेन कर दिया कि रिडम्पशन रिटर्न अगर आपका रुपीस में आ रहा होगा तो वो भी फॉरेन सिक्योरिटी का पार्ट है। ऑल वेल, समझ गए? एक बार और दिखाता हूं, देखो क्या कहना चाह रहा हूं, अब उसको आदत हो गई। ये कह रहा है दोबारा से देखना, फॉरेन सिक्योरिटी मींस कोई भी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी। यानी कि फॉरेन करेंसी वाली, ये फॉरेन करेंसी के अंदर जो भी सिक्योरिटी वगैरह होगी उसको भी ले रहा है, एंड इंक्लूड सिक्योरिटीज एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी बट वेयर रिडम्पशन और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड इज पेबल इन। अच्छा क्या होता है फॉरेन करेंसी का डिनोमिनेट रिडम्पशन किस में आ रहा होगा, या तो डॉलर में, या तो अगर डॉलर में आया तो इस साइड, तो रुपीज में आ रहा होगा तो स्पेशली अलग से बता दिया है, तो यानी कि वो रुपीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आ गया समझ? नहीं आया सौरभ? बेटे जो इंडियन करेंसी वाला पॉइंट है ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, बट इसको अलग से बता दिया गया, बस और कुछ नहीं। देखिए नोट्स के अंदर मैं दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो कह रहा है फॉरेन सिक्योरिटी 2O, 2O, ठीक है, 2M पढ़ा, 2N पढ़ा, 2O। फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी जिसमें फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टेस्ला के शेयर, वो रिडम्पशन रिटर्न करेंगे या तो डॉलर में करेंगे या तो रुपीज में करेंगे, ठीक है, गलत बना दिया डॉलर, ठीक है, रुपीज के लिए अलग से इन्होंने लाइन लिख दी। ऑल वेल, अब जनाब जी आपका ये आंसर हो गया, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अगली आपकी क्या है, डेफिनेशन। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा। तो समय कम था, मैंने कहा था अगली क्लास में इसको हम दोबारा करेंगे। अब हम दोबारा से बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट कर रहा हूं, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन नंबर 2। आगे क्या लिखा हुआ है, 2V, ठीक है, 2V। पहले वहां कर लेते हैं, फिर ये जो चार्ट सा बना पड़ा अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आ जाओ,
अब मैं किताब पे जा रहा हूं। अब थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर थोड़ा दिमाग लगा। तो टॉपिक मेरा क्या है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पीआरआई के बारे में बताओ। तो पीआरआई में सबसे पहली बात क्या है? अब ये पर्सन की डेफिनेशन आप लोग जानते हो। पर्सन के बारे में आपने कहां पढ़ा हुआ है? टैक्सेशन में 7 लोग होते हैं। यहां बस हल्का सा डिफरेंस है। 7 में सबसे पहला देखो, पर्सन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओवाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मुझे लगता है ये इन्होंने बेवकूफी करी लिख के। क्यों? अब कंपनी तो खुद ही आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होती है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ी तो ये क्यों लिखा? तो वहां पर इसकी जगह पर क्या होता था? लोकल अथॉरिटी, याद है? लोकल अथॉरिटी और एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। तो मैं बात कर रहा हूं इन पर्संस की। अब ये पर्सन या तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होंगे या रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज का डिस्क्लोजर किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? किसके ऊपर होगा या इन दोनों के ऊपर होगा? पीआरआई, पीआरआई के ऊपर ही होगा ना। अब जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, जब तक वो हमारी कंट्री में आकर कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा या वहां बैठे बैठे हमारी कंट्री से कुछ नहीं कर रहा, वो अपना इंग्लैंड से लंदन से बर्लिन जा रहा है, अब उसको मैं क्यों पकड़ू? मेरे को क्या मतलब उससे? समझ गए बात को? तो यहां पर ये कह रहा है पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2U, ऑल वेल। अब ये कह रहा है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो भारत के रेजिडेंट नहीं होते। तो हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है? कह रहा है ए पर्सन रेजिडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड। क्या कह रहा है कि एक बंदा जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 दिन से ज्यादा, मोर देन और इक्वल टू नहीं है, मोर देन 182 डेज है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रहा हो, तो वो इस साल भी भारत का पीआरआई माना जाएगा। अनलेस अनलेस ए पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया। पहले यहां से जाने वाले की बात करेंगे और फिर यहां पर आने वाले की बात करें। पहले जाने वाले की बात करते हैं। ए पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया, इन इधर केस, मान लो कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, बेटे काम के पर्पस से जाना और काम के लिए जाना दोनों में क्या है? डिफरेंस है। नौकरी करने जाना, मेरी नौकरी यही है, उसके पर्पस से बाहर जाना, दोनों में डिफरेंस है। पर्पस से अगर जाऊंगा तो पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही हूं, ऑल वेल। तो ये कह रहा है ए पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया, इन ईदर केस, या तो मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हूं तो फिर मैं भारत का रेजिडेंट नहीं माना जाऊंगा, नेगेटिव। ये तीनों पॉइंट क्या है? नेगेटिव। अब दूसरा सुनो, या मैं बिजनेस करने आउटसाइड इंडिया जा रहा हूं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भारत में 182 दिन था, इस साल मैं बिजनेस करने बाहर जा रहा हूं, पहले तू मेरा भाई था, भारत की सरकार के, अब तू मेरा भाई नहीं, दुश्मन साले, उन्होंने 200 साल हमारे पे राज किया, तू वहीं जाके बिजनेस करेगा बेशरम, ये भारत की सरकार कह रही है। ठीक है, तो तू हमारे भारत का रेजिडेंट नहीं है। तो फॉर कैरिंग ऑन आउटसाइड इंडिया ए बिजनेस और वेकेशन, ऑल वेल। ठीक है, और
for any other purpose in such circumstances as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain, या कोई ऐसा पर्पस जहां पर आप अनसर्टेन पीरियड के लिए भारत से बाहर हैं, कोई ऐसा इंडिकेशन है कि आपका आउटसाइड इंडिया में ही रहने का अभी विचार है। कोई एग्जांपल दे इसका मजेदार सा, है किसी पे? है? बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया ये बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। सुनो, कनाडा और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सब सुनना यहां से। बंदा यहां से जा रहा है इंडिया से बाहर, गया कनाडा। अब कनाडा गया तो वहां पर कनेडियन को किसी इंडियन से प्यार हो गया। उनको पता है इंडियन लॉयल बहुत होता है, लेकिन वो ये भूल गए पुराना इंडियन लॉयल था, अब नया वाला नहीं, नया वाला बर्बाद करके जाता है। तो दोनों के बीच में अब दोनों ने इश्क फरमा दिया, दोनों की शादी हो गई। उसको लॉयलिटी मिली, इसको पीआर मिल गया, वहां का परमानेंट रेजिडेंसी। तो जो बंदा यहां से गया है वो भारत का ही है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया पहले था। अब वो बार बार वहां जा रहा है और अपना वीजा क्या करवा रहा है, एक्सटेंड करवा रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है इसका। क्लियर है? तो जब तक ये अपनी कंट्री के अंदर बैठा हुआ है तब तक के लिए मैं मान लूंगा ये स्टे आउटसाइड इंडिया है, ये पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। क्लियर है? चलो जी रिपीट करते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं पीआरआई की डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज वी ये बात बोलता है पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? वो बंदा पीआरआई होगा जो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो। पहले तो ये चेक कर लेना। कर लिया चेक? और अब इस साल वो बंदा अगर भारत से बाहर गया है तो 3 पर्पस के लिए नहीं जाना चाहिए। एक एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और एक कैरिंग ऑन आउटसाइड इंडिया, बिजनेस फॉर वेकेशन, और अनसर्टेन पीरियड के लिए रहने जा रहा है जहां उसकी इंटेंशन ये है कि वो वापस अभी नहीं है। क्लियर है? चलो जी, अभी मैंने किसकी बात करी? जो भारत से अब मैं बात करूंगा जो भारत आ रहा है। क्लियर है? तो ए पर्सन हु हैज कम टू और स्टे इन इंडिया इन ईदर केस अदरवाइज देन, क्या है इसका मतलब? इसको ऐसे पढ़ना, डज नॉट इंक्लूड अदरवाइज देन, डज नॉट इंक्लूड अदरवाइज देन। जल्दी बताओ। नहीं, ये इंक्लूड होगा। ये सब क्या है? इन पर्पस के लिए आएगा तो मानेंगे, इनके अलावा किसी और चीज के लिए आएगा तो आया समझ में? क्लियर है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डज नॉट इंक्लूड अदरवाइज देन। ठीक है? मतलब वो बंदा अगर इन 3 पर्पस के लिए भारत में आया है तो वो भारत का क्या होगा? पीआरआई। और इनके अलावा किसी और पर्पस के लिए आया है तो वो भारत का पीआरआई नहीं माना जाएगा। तो देखो, ए पर्सन हु हैज कम टू और स्टे इन इंडिया इन इधर केस अदरवाइज देन, नंबर 1 क्या है? अब कोई भारत में एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, अब जब मेरा वाला वहां जा रहा है और हम उसको पीआरआई नहीं मान रहे, तो तुम मेरे यहाँ आ रहे हो तो तेरे को तो मानूंगा मैं। तो कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, बिजनेस वोकेशन के लिए आया, या अनसर्टेन पीरियड के लिए आया है, इन तीनों वालों को मैं भारत का क्या मानने वाला हूं? आ गया समझ में? क्लियर है? नीचे नोट पढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपसे। कह रहा नोट, सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया। और एक बात और बताओ, इनकम टैक्स में कैसे रेजिडेंशियल निकालते हैं? एक बार का निकालते हैं ना, इसमें मल्टीपल टाइम निकल सकता है। एक साल में वो 40 बार भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सॉरी पीआरआई पीआरओआई हो सकता है। इस साल में वो कई बार पीआरआई पीआरओआई हो सकता है।
कुछ ले थोड़ी रहे, डिस्क्लोजर मांग रहे हैं तो डिस्क्लोजर 40 बार नहीं देगा। अगर 40 बार इंडिया से बाहर गया होगा, आया होगा तो कई बार वो पीआरआई भी हो सकता है, कई बार पीआरओआई भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये देखो लिखा है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट फॉर अ ईयर, इट इज फ्रॉम द पर्टिकुलर डेट दैट ए पर्सन विल बी ए रेजिडेंट, और दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स लॉ। क्लियर है? तो एक काम करो, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक दो तो 2 4 5 6, जल्दी से इसको पढ़ लो, यहां से लेकर यहां तक। यहां तक नहीं, मतलब अभी तो इंडिविजुअल का ही दूंगा, तो यहां तक पढ़ना, यहां तक। अरे इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। पढ़ ली, अभी बता। तो क्वेश्चन है देखो, इन प्रीवियस ईयर रेजिडेंट है लेस देन और इक्वल टू 188 डेज, एंड इन करंट ईयर, अब करंट ईयर का देखना जरा, वो बंदा पहले स्पेसिफाइड पर्सन था, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। स्पेसिफाइड पर्पस कौन से? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वो। फिर आया तो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, गया तो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। जल्दी बताओ, आंसर दो। मैं लिख रहा हूं यहां पर, गया स्पेसिफाइड पर्पस, आया स्पेसिफाइड, गया स्पेसिफाइड। ये एक पीरियड है मतलब, ठीक है? तो बताओ, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट स्पेसिफाइड पर्पस के लिए क्या है? पीआरओआई। आया स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट। अरे गधे, 182 से कम है। ये तो देखा ही नहीं, है ना? चल अगला बताओ, ये भी पीआरओआई, ये भी। क्यों? ये क्या है? 182 डेज से कम। चलो, इन प्रीवियस ईयर 182 दिन से ज्यादा, एंड इज करंट ईयर। अब बताओ, सबसे पहले का गया है, बताओ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा है, और करंट ईयर में गया है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, मतलब ये भारत से गॉन आउट ऑफ इंडिया, या तो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या अनसर्टेन, तो पीआर ऑल वेल। अब वो आया है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, अब बताओ आया है हुएस, तो इनके तीन क्या है? स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आया है, तो बताओ क्या करें? अबे पीआरआई नहीं करोगे? अब का स्पेसिफाइड पर्पस क्या है? अब वो किस लिए आया? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। आया समझ में? अब ये पॉजिटिव लेना है, आते वक्त स्पेसिफाइड पर्पस पॉजिटिव लेना है, और जाते वक्त स्पेसिफाइड पर्पस नेगेटिव लेना है। समझ गए? चलो अगला करते हैं। अब बताओ, गया है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट बिजनेस के लिए गया है क्या? आगे समझ? चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन है, इन प्रीवियस ईयर रेजिडेंट है 182 डेज और मोर, और इन करंट ईयर, चलो बताना, ठीक है? गया है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, पीआर। अरे छुपाओ मत अपने आंसर को, पीआर आई है, पूरा बोलो। आया है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, पीआरआई। चलो, गया है स्पेसिफाइड पर्पस, आया है स्पेसिफाइड पर्पस, ठीक है? चलो अगला अगला क्वेश्चन करो, अब आप लोग बताना थोड़ा सा है। क्वेश्चन है, इन प्रीवियस ईयर एंड इन करंट ईयर,
गया है स्पेसिफाइड पर्पस, आया है नॉन स्पेसिफाइड पर्पस, पीआर, समझ गए। अब आ गया, एक दो और कर ले, चलो। इन प्रीवियस ईयर रेजिडेंट है 120 डेज एंड इन करंट ईयर। तो सबसे पहला बताओ, गया है स्पेसिफाइड पर्पस, आया है स्पेसिफाइड पर्पस, चलो बताओ, गया है नॉन स्पेसिफाइड पर्पस, पीआर, सही है। तो अब आप लोग बताओ, गया है स्पेसिफाइड पर्पस, पीआर, आया है नॉन स्पेसिफाइड पर्पस, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो वहां से नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आया है। चलो यहां पर इतना ही छोड़ दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, डन है यहां तक, कोई दिक्कत? ओके, एक दो पॉइंट और देख लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा। तो जरा नोट्स पे आ जाऊं मैं जरा उधर, यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि मेरे को ये पीआरआई वाली सिचुएशन समझ में आ गई, लेकिन मेरे को अभी इसमें कुछ और भी बताना है। अब वो क्या बताना है वो जरा ध्यान से सुनना। तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, देखो गया है स्पेसिफाइड पर्पस, पीआर, ओ आई। अब तुम ये अपने घर पे ये पढ़ लेना। आया है नॉन स्पेसिफाइड। अब ये कहते हैं सर इतना सारा है, ये याद कैसे करेंगे? हर बार थोड़ी सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जहां एनएसपी है उसका लास्ट स्टेशन लिख देना, एनएसपी में स्टेटस कैरी फॉरवर्ड है। देखो किसी, एनएसपी कहाँ है, ये एनएसपी है ना, इसका मान लो आंसर नहीं दिया होता, तो एनएसपी में हमेशा पिछला स्टेटस देख लो। पिछला क्या है, इस एनएसपी में क्या है पिछला, एनएसपी में पीआरआई है। नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम पे कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो 6-7 ऐसे ही दे दिए पॉइंट, क्या करोगे? ठीक है, तो सिंपल है, जहां एनएसपी है लास्ट स्टेटस लिख डालना, एनएसपी में लास्ट स्टेटस कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, जरा भाई ये वाला एग्जांपल देखो। 1 अप्रैल से 2025, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक बंदा रेजिडेंट था भारत में। तो ये कितने, 182 दिन से ज्यादा। अब 31 मार्च 26 के बाद अगले साल 31 मार्च 27 के बीच में उस बंदे ने पहले इस पीरियड तक भारत में रहा, और इस पीरियड के बीच में जो ये वाला पीरियड है, दूसरा पेन उठाता हूं, इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में वो बंदा गया है फॉरेन जॉब पर, तो क्या होगा, पीआर। लेकिन फॉरेन टूर पे गया होता तो, अब फॉरेन जॉब पर गया, अब क्या हुआ, वहां से इस पीरियड में वो बंदा भारत में आया या वहां से कहीं और चला गया फॉरेन जॉब पे, तो भी क्या होगा। और मान लो इस पीरियड में अभी भी टूर पे है, तो पीआर है। समझ में आ गया? अभी भी टूर पर है तो। अब इस पीरियड में क्या हुआ, 27 से 28 में इंडिया आया जॉब पे, तो अब भारत का क्या माना जाएगा, खत्म, कोई दिक्कत? अब ये कह रहा है मीनिंग ऑफ इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड
तो हस्बैंड वाइफ एनआरआई, ये लोग पीआरआई होते हैं। इस बंदे ने ये आंसर दे दिया, ठीक है। इसको बड़ी जल्दी, ऑल वेल, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलो जी, तो हमारा वो हो गया। अब वहां के एक दो क्वेश्चन कर ले। अब आप लोग आंसर देना मुझे, बुक के एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो केस स्टडी 1 है, मिस्टर है ए, वैसे तो ये क्वेश्चन तुमने पहले भी दे दिया था। मिस्टर ए हैज रिजाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 फॉर मोर देन, he had come to India again on 1st April 20 for, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, तो क्या माना जाएगा? केस स्टडी 2, मिस्टर एक्स हैज रेजिडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर लेस देन, ये इंडिया आया 1 अप्रैल 20 को बिजनेस के लिए। ही इंटेंड्स टू लीव द बिजनेस ऑन 31 मार्च 2021 एंड लीव इंडिया ऑन 30 जून। व्हाट वुड बी हिज रेजिडेंशियल स्टेटस? तो बताओ, सोच के बताओ। पीआरआई आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन हमने सारे कर लिए थे, और अभी जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं,
इस रेशियो में वो है रिकॉर्डेड होगी क्या बात कर रहे हो तुम? क्या पूछ ले 55 हो सकता है कौन स्पेसिफाइड के लिए गया और वहां पे स्पेसिफाइड हो गया जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गया, बिजनेस के लिए नहीं गया, और कुछ शादी वादी भी नहीं है, तो एजुकेशन। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया। हाँ। हम्म, हम्म। हाँ, तो ये उसके अंदर आई है ना तीसरे पॉइंट में, इंश्योरेंस। आ जाओ, चलो डन करें, ठीक है, ओके। ये मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो इनमें से अब एक क्वेश्चन और कराने का मन कर रहा है। बेटा इधर आ जाओ, ये वाली मिस आलिया वाली, केस नंबर 3 है, ध्यान से देखना। मिस आलिया इज एन एयर हॉस्टेस विद द ब्रिटिश एयरवेज। अब आपको पता है ना, फ्लाइट्स आना जाना अब ब्रिटिश एयरवेज की है। फ्लाइट्स में क्या होता है, मान लो कि कोई फ्लाइट है 24 घंटे का उनका राउंड ट्रिप है, तो ये रूल है एयरपोर्ट वालों, फ्लाइट्स कंपनीज का, जो एविएशन कंपनीज होती हैं, कि फिर उनको 24 घंटे का राउंड ट्रिप मारा है तो 48 घंटे रेस्ट मिलता है। अब मान लो ब्रिटिश की कोई लेडी है, तो ब्रिटेन, मुंबई से ब्रिटेन, ब्रिटेन से मुंबई आई फ्लाइट, और अब 2 दिन का स्टे है, तो 2 दिन का स्टे मुंबई में, तो ऐसे ही वो स्टे कर करके मान लो 240 डेज हो गए उसके पूरे साल में, 182 डेज से ज्यादा है, तो सर क्या करेंगे? क्लियर है? तो बताओ आप लोग क्या करेंगे? अब उसको पीआरआई मानेंगे या पीआरओआई मानेंगे? पीआरआई मानेंगे, तू बता। वेरी नाइस, यही आंसर है बेटे। वो एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ी आई है यहाँ पे, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आई, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आई। क्लियर है? अब देखना, कह रहा है मिस आलिया इज एन एयर होस्टेस विद द ब्रिटिश एयरवेज, शी फ्लाइज, ये फ्लाइज है, अच्छा फ्लाइज ही तो है, मेरे को फाइल्स लग रहा था, मेरी आंखें भी निकल ली लग रहा है। शी फ्लाइज फॉर 12 डे इन ए मंथ एंड देयर आफ्टर टेक्स ए ब्रेक फॉर 18 days. During the break, she is accommodated in base, which is normally the city where the airways are headquartered. However, for security consideration, वैसे तो एयरपोर्ट, जैसे ब्रिटिश एयरवेज है तो उनको घर कहाँ मिलना चाहिए? ब्रिटिश में ही। मान लो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, दंगे वंगे हो गए, सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनको घर कहाँ शिफ्ट कर दिया? शी वॉज बेस्ड ऑन, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शी वॉज accommodated at Mumbai for more than 182 days, and what would be her residential status? तो क्या होगा वो? She cannot be considered as PRI. All well? क्लियर है? तो डन। लेकिन अभी कुछ और भी क्वेश्चन है? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक आंसर इन्होंने दिया है। However, she has been employed in India इन मुंबई ब्रांच। अगर वो मुंबई ब्रांच में काम कर रही होती तो फिर वो पीआरआई होती, लेकिन वो तो अपनी कंट्री की है, वो तो किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ वो इस साल रह गई, तो उसको हम लोग पीआरआई नहीं मानने वाले। ऑल वेल। अब एक एजुकेशन वाला भी है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं, ध्यान से सुनना। एजुकेशन वाला क्या कह रहा है, इसको मैं नोट्स से थोड़ा सा, शायद मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, नहीं नोट्स के अंदर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो जैसे इस साल मैं एजुकेशन के लिए गया फॉरेन कंट्री में, यूएस गया, तो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैं कितने दिन भारत में रहा? 182 डेज। तो अब मैं इस साल एजुकेशन के लिए जा रहा हूं, तो मैं भारत का पीआरआई या पीआरओआई? पीआरआई होऊंगा।
लेकिन वहां फर्स्ट ईयर हो गया, अब सेकंड ईयर आया वहां पे, तो फर्स्ट ईयर में वो भारत में कितने दिन रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो अब वो क्या हो गया? PROI। क्या हो गया? PROI। उसके नेक्स्ट साल भी वो उधर ही रहा। क्या रहा? PR। फिर वो इंडिया आ गया। अब क्या हो गया? अब भी PROI, क्योंकि पिछले साल 182 दिन या उससे ज्यादा। समझ गए बात को? ओके, तो ये आपका अपना पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। हाँ, अब इस टॉपिक में वो जो दूसरे पर्सन है इंडिविजुअल्स के अलावा, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, वो बस 5 मिनट का। आ जाओ। अब ये सेकंड देख लो मेरे बच्चे। तो इंडिविजुअल में कोई दिक्कत अभी तक? इंडिविजुअल डन है सबका? अब ये कह रहा है सेकंड बात, कह रहा है एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में होगी, PRI मानेंगे। कोई ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इंडिया में है, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसको भी PRI कहाँ का माना जाएगा? इंडिया का माना जाएगा। एन ऑफिस, ब्रांचेज और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया का बंदा है, एजेंसी ब्रांचेस इंडिया की है, तो इंडिया की ब्रांच है ना, तो PRI। एन ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया लेकिन कंट्रोल बाय PRI है। जैसे मैंने मान लो छोले भटूरे की रेडी लगाई लंदन में, ठीक है, लंदन में जो उनका क्लॉक टावर है उसके नीचे छोले भटूरे बेचे मैंने। यहाँ 30 रुपए प्लेट बेचता हूँ, वहाँ 30 क्या चलता है, यूरो? नहीं नहीं, पाउंड। 30 पाउंड प्लेट, पर प्लेट। उनको लगा बहुत सस्ता है? तो 30 पाउंड पर प्लेट में बेच रहा हूँ। मेरी यहाँ भी दुकान है, दीपक छोले भटूरे वाला। हमारे यहाँ बुध बाजार, बीर बाजार, शुक्र बाजार शादी पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ ये बुध बाजार वाले छोले भटूरे बड़े टेस्टी होते हैं ना। खाया किसी ने? यहाँ एक लगता है, मैं तो नहीं खा पाता, उसमें अनियन होता है। पहले खाता था, बड़ा मजा आता था खाने में। 30 रुपए के दो। हाँ, एक दिन खा रहा था, पीछे से बच्चा आ गया, और सर क्या है, मैं छोले चाट रहा था, मैं साले इसी टाइम आना था तुझे। चलो आगे बढ़े। तो ओके, ये समझ में आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट। हाँ, वही बता रहा हूं, अगर मैं पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हूं, मेरा ऑफिस और ब्रांच आउटसाइड इंडिया में है, तो भी वो ऑफिस और ब्रांच भारत का ही रेजिडेंट माना जाएगा। समझ गए सब? समझ गए सब? तो देखो, मैं आपको एक इंडिया बना के दिखाता हूँ छोटा सा। ये इंडिया है मान के चलो, ऐसे मान लो जरा, ठीक है, मत मानो। तो ये हमारा, समझ जाओ ना, इंडिया ऐसा ही। मेरे को नहीं आता तो क्या कर बनाना। अब इंडिया में इधर देखो, शाहरुख खान ने जो है वो दिल्ली में घर ले लिया। बताओ फेमा लगेगा? कोई मतलब ही नहीं है। शाहरुख खान ने घर लिया दुबई में, फेमा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ABC लिमिटेड ने कोई इन्वेस्टमेंट करी, मान लो कैलकाता में, फेमा लगेगा? ABC लिमिटेड ने कोई इन्वेस्टमेंट करी लंदन में, फेमा लगेगा? ABC लिमिटेड की सब्सिडरी लंदन में है, मान लो कोई ऑफिस है, जो कि होल्ड किसने कर रखा है? ABC ने। इस ऑफिस ने होल्ड कर दिया स्विट्जरलैंड का एक ऑफिस, तो ये सब PRI के अंडर में आ गया। समझ में? बाहर वाला बंदा इंडिया आ रहा है, ब्रेटली इंडिया आ गया, उसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। बात कुछ समझ में आ रही है? तो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर से कोई आता है तो PRI होता है।
और स्पेसिफाइड पर्पस के लिए हम जाते हैं तो PROI भेजते हैं। अब आ गया समझ में? पूरा क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम? डन। तो आ जाओ जी, अब आपका नया टॉपिक। तो टॉपिक मैं आपको ये वाला बताऊंगा। अभी मैं ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं बता रहा हूँ, उस टॉपिक के बाद। पहले टॉपिक बुक से देख लो, फिर हम नोट्स पे जाने वाले हैं। हम कर रहे हैं बेटे ये वाला टॉपिक, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सब सुन लो बेटे, नोट्स पे वापस। रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है ये? आ क्यों नहीं था? ये वाला फीमा एक्ट 1999। ये अच्छा है यार, अब नहीं करूंगा, एक बार आ जाए। किसको क्या हो गया? एक मिनट। तो कैंसिल करके दोबारा लाता हूँ। ये हटा दिया। आगे पहले मैं वो नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, नेट नहीं चल रहा। आप ग्रुप में लिख सकते हो, ग्रुप में लिख दो, मैं लिख देता हूँ। चल गया। रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, चलो वापस आ जाए। अब टॉपिक है मेरा रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चलो आज यहीं छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। उधर मेरी क्लास है, सर मिलने आए थे मुझसे इसलिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ा? कुछ डेफिनेशन पढ़ी है बस, और कुछ नहीं पढ़ा, और हिस्ट्री पढ़ी है। तो अगली क्लास हम लेने वाले हैं, कब ले?